हेलो स्टूडेंट, मैं रीनू ठाकुर आपका अपनी कोचिंग क्लासेस चैनल में स्वागत करती हूँ। हम नागरिक शास्त्र के पाठ 5 हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य का भाग 1 कर चुके हैं। आज हम खंड बा लोकतंत्र और एवं नागरिक के बारे में तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोकतंत्र जो है वो जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा किया गया शासन है। इसका मतलब ये स्पष्ट तौर से होगा कि जनता की सरकार मतलब जनता की ओर से सरकार, जनता के लिए सरकार मतलब जनता के हित में कार्य करने वाली सरकार, और जनता के द्वारा सरकार मतलब प्रतिनिधि मूलक सरकार। लोकतंत्र जो है वो सभी प्रकार की शासन पद्धति से अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें किसी न किसी प्रकार से हर व्यक्ति की सहभागिता होती है, क्योंकि वो वोट देता है, वोट के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो प्रतिनिधि सरकार में जाकर अपना कार्य करते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र और नागरिक में आम नागरिक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम लोकतंत्र एवं नागरिक पढ़ेंगे। आदर्श लोकतंत्रीय सरकार जो है वो तब संभव है जब कोई भी व्यक्ति या नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों के प्रति जागरूक हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप केवल अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो, जबकि हमें दोनों के प्रति ही जागरूक होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं और हमारे देश के प्रति कर्तव्य क्या हैं। नागरिक को अपने देश और क्षेत्र की पूरी जानकारी रहेगी, तभी वे सही निर्णय ले सकेंगे। इसलिए हम नागरिकों को समाचार पत्र, रेडियो और टीवी, सार्वजनिक सभाएं और अन्य स्थान के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक जागरूक और साक्षर होना चाहिए ताकि वह अपने वोट का, मत का इस्तेमाल सही रूप से कर सके। नागरिकों को सरकार के क्रियाकलाप पर विचार और आलोचना करने का अधिकार होता है और उन्हें सरकार की नीतियों का विरोध करने का भी अधिकार होता है। यदि कोई ऐसी नीति है जो जन विरोधी है, जनता के विरोध में है, तो जनता उसका विरोध कर सकती है। ऐसे में ऐसा लोकतंत्र जहां जनता अपने प्रतिनिधि को निर्वाचित करके मतलब उसको चुनकर भेजेगी, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। और भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। चुने हुए सदस्य जनता और सरकार के बीच की कड़ी होते हैं। इसलिए भारत के संविधान में नागरिक को मत देने का महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है और यह अधिकार 18 वर्ष की आयु जो पूरी कर लेते हैं, ऐसे हर नागरिक को यह अधिकार मिलता है और इस अधिकार को प्रयोग करने के लिए उन्हें अपने विवेक का या स्वविवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। वयस्क मताधिकार को कई लोकतांत्रिक राज्यों में स्वीकार किया गया है। अब हमारे देश में संघ सरकार के लिए 16 सामान्य निर्वाचन हो चुके हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार के द्वारा हर वयस्क व्यक्ति जो 18 साल का हो चुका है वो अपने मत का प्रयोग अपनी इच्छा से कर सकता है। और कुछ लोग अपने मत का या अपना वोट नहीं डालते, तो वो इसलिए नहीं डालते क्योंकि उनमें जागरूकता की कमी होती है, शिक्षा की कमी होती है। और कुछ लोग इसलिए नहीं वोट डालते क्योंकि वो सोचते हैं कि मुझे इससे क्या लाभ होगा, लेकिन वे ये नहीं सोचते कि चुनाव में जो मतदान करना है वो उनका कर्तव्य है और हमें हमारा कर्तव्य और अधिकार दोनों ही बराबर रूप से समझने चाहिए। जब मतदाता के सामने कई प्रकार के प्रत्याशी होते हैं तो उनमें से उन्हें किसी एक को चुनना पड़ता है। इसलिए हमें मतदाता का चुनाव करते समय प्रत्याशी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए हमें उसके सामाजिक कार्यों की जानकारी होनी चाहिए और हमें ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए जो जनता की भलाई कर सके। तो निर्वाचन के समय जो राजनीतिक दल के चुनाव घोषणा पत्र होते हैं, कई बार आपने पर्चे आपके घर भी आए होंगे, आपने देखे होंगे, तो उनमें राजनीतिक दलों के उद्देश्य और कार्यक्रम दिए होते हैं। नागरिकों को चाहिए कि ऐसे राजनीतिक दलों के प्रत्याशी को अपना वोट दें जो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखे और हर नागरिक के हित की रक्षा करे और जाति, धर्म, क्षेत्र इन सब से अलग होकर हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करे। तो हमें ऐसे ही प्रत्याशी को वोट देना चाहिए। अब हम भारत संविधान द्वारा मिले हुए 6 मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे जो कि भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं और ये जिनका वर्णन संविधान में किया गया है और इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जिन्हें कि मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र भी कहा जाता है। ये 6 मौलिक अधिकार, पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार,
चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और छठवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये हमारे सभी 6 मौलिक अधिकार हैं जो हमें भारतीय संविधान द्वारा आम जनता को मिले हुए हैं। अब इन अधिकारों का जो उपयोग है वो मनुष्य के विकास के लिए होता है और ये इसकी व्यवस्था जो है वो देश के संविधान के अंतर्गत की जाती है। अब जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी मिले हैं और जिनका पालन करना देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। तो देश के हमारे कर्तव्य कौन कौन से होंगे? तो भारत के हर नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। उसके कुछ आदर्श होते हैं, संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, इनका आदर करे और भारत की जो संप्रभुता है, एकता और अखंडता है, उसकी रक्षा करे। हमारे भारतीय या हमारी किसी भी सामाजिक संस्कृति और हमारी किसी भी सामाजिक व्यवस्था को हमें बनाए रखना चाहिए। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का हम निर्माण करें और हम भाषा, धर्म, प्रदेश, वर्ग इन सभी से उठकर हम केवल भारतीय बने और भारतीय होने पर गर्व करें। अब हम मानव अधिकार और उसके क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो मानव अधिकार जो है वो मानव को प्रकृति से प्राप्त ऐसे अधिकार हैं जिनका समुचित प्रयोग कर मनुष्य अपने सर्वांगीण विकास की दिशा में आगे बढ़ता है। मतलब मानवाधिकार जो है वो कानून और प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा बनाई गई ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें कि मानव अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सके। तो मानव अधिकार का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है। इसके अंतर्गत जो नागरिक हैं वो राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी अधिकारों का समावेश है और इन्हें समझने के लिए इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है कि ये अधिकार जो हैं वो मनुष्य को जन्म से मिले होते हैं और ये जीवन का अभिन्न अंग है। दूसरा है कि ये अधिकार मानव को उसके विकास के लिए मुख्य आधार होते हैं। तीसरा है कि ये अधिकार जिनको पाने के लिए उचित सामाजिक दिशाओं और परिस्थितियों का होना अनिवार्य है। फोर्थ है कि वे अधिकार जो मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं व मांगों पर आधारित होते हैं। अब हम मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा पढ़ेंगे जिसे संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को पारित किया था। इसलिए हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में विश्व में ये मनाया जाता है। इस घोषणा पत्र में कहा गया था कि सभी व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र हैं और अपनी गरिमा और अधिकार के मामले में बराबर हैं। इन अधिकार और स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने के लिए लोगों के बीच में नस्ल, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति, राष्ट्रीयता और सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति तथा अन्य स्तरों पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब जो मानव अधिकार हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाए? तो शिक्षा के माध्यम से इन अधिकारों को कई सामाजिक स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। तो जैसे इसके लिए कुछ प्रयास भी किए जाते हैं, जैसे रैली निकलवाना, मानव श्रृंखला बनाना, अधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान चलाना, दूरदर्शन, रेडियो, वीडियो फिल्म के माध्यम से जानकारी देना, समाचार पत्र, पोस्टर, नारे इनके द्वारा प्रचार प्रसार करना, बैठक व संगोष्ठी के में मानव अधिकार और संरक्षण पर चर्चा आयोजित करना। तो ये सभी हम कार्य करके मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता ला सकते हैं। अब जो मध्य प्रदेश है उसमें मानव अधिकार आयोग का गठन 6 जनवरी 1992 को किया गया था। भारतीय संसद द्वारा पारित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 मतलब 28 सितंबर 1993 से प्रभावशील है। उसके अंतर्गत गठित मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग एक स्वतंत्र और स्वायत्तता प्राप्त संगठन है जिसका उद्देश्य उक्त अधिनियम में वर्णित अधिकारों का संरक्षण करना है और इसका कार्यालय जो है वो भोपाल में है। अब हम आयोग के पास शिकायत कैसे भेज सकते हैं? तो देखिए, कोई भी पीड़ित व्यक्ति हो या तो वो स्वयं आयोग में जाके सीधे प्रार्थना पत्र दे सकता है या फिर अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को
ले जाकर अपनी शिकायत लिखवा सकता है। साधारण कागज पर कोई भी व्यक्ति जो अपनी शिकायत कार्यालय में भेज सकता है। अब शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई वकील की आवश्यकता नहीं होती और शिकायत दर्ज करने के लिए किसी प्रकार का प्रपत्र निर्धारित नहीं होता और ना ही किसी प्रकार का शुल्क लिया जाता है, पैसे लिए जाते और ना ही शिकायत पत्र पर स्टाम्प या कोई टिकट लगाया जाता है। अब हम लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों को पढ़ेंगे। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों का शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षित व्यक्ति स्वविवेक से मताधिकार का प्रयोग करेगा और वह राजनीतिक और आर्थिक प्रश्नों पर अपनी गंभीर राय दे सकता है। दूसरा है राजनीतिक जागरूकता। नागरिकों में राजनीतिक प्रश्नों और मुद्दों की जानकारी होना चाहिए और इन मुद्दों पर सोचने और विचार करने की क्षमता भी होनी चाहिए। तीसरा है स्वतंत्र प्रेस। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्र प्रेस का होना बहुत आवश्यक है। स्वतंत्र प्रेस सरकार के दबाव में आए बिना जनता की मांग को सरकार के सामने रखती है और जनहित के लिए प्रेस प्रश्न उठाती है। इसीलिए प्रेस को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। अब फोर्थ पॉइंट है सामाजिक और आर्थिक समानता। तो देखिए, किसी भी लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार की समानता जरूरी है। समाज में जब तक ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, छुआछूत, भेदभाव ये सब रहेंगे तब तक लोकतंत्र अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता। समाज में मनमुटाव, किसी भी प्रकार का असंतोष नहीं होना चाहिए। समाज में अमीर गरीब और सामाजिक आर्थिक दृष्टि का भेदभाव बंद होना चाहिए, जिससे कि हम मिलजुल कर अपने देश को आगे बढ़ा सकें। अब आपका ये हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य जो पाठ 5 ये पूरा हो चुका है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई गलती हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।